गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप पार्टनरशिप का जो फर्स्ट लेसन है जिसके अंदर एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट से पहले हमें बताया गया कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो आपस में सहमत हुए हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए, एंड कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस किसी एक पार्टनर के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। जैसे आप कहीं एबीसीआर 3 पार्टनर है, ठीक है ना, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और बी और सी स्लीपिंग पार्टनर है, वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने बिजनेस में ऑपरेशन में कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना। ए एक्टिव पार्टनर है, सारी मैनेजमेंट वो करता है, तब भी वो कहेंगे पार्टनरशिप ही है। ऐसा नहीं होता कि जो पार्टनर एक्टिव रोल अदा नहीं कर रहा तो पार्टनर नहीं है। ठीक है, बिजनेस में पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है और एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है। तभी तो ये कहा कि वो सभी मिलके भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं या किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन के जो आता है, एक तो ये आ गया कि 1932 एक्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का। और इस डेफिनेशन में हमारे पास कुछ पॉइंट सामने आते हैं, उन पॉइंट को आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट है कि एग्रीमेंट, जैसे हमने यहाँ पर एग्रीमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि वो आपस में उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग, उनके बीच एक बिजनेस होगा, उसका प्रॉफिट वो आपस में शेयर करेंगे, ये जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कई बार क्या होता है, पार्टनर ए और बी जैसे सी, तीन पार्टनर हैं, तीनों ने ये ठान लिया कि हम सोशल सर्विस करेंगे और आपस में पैसा भी डाल दिया, अब समाज सेवा कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप नहीं है वो, ठीक है। उनके बीच बिजनेस होना जरूरी है। दूसरा बोला, थर्ड पॉइंट बोला कि उनके बीच जो रिलेशन होगा वो एक एजेंसी की भांति होता है। जैसे एक एजेंट फर्म के लिए काम करता है ना, एक फर्म के लिए एक एजेंट काम करता है, वैसे ही एक पार्टनर जो काम करेगा उसके लिए सभी पार्टनर, पूरी फर्म जिम्मेवार होगी, ठीक है। इसलिए इसे म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। किसी एक के द्वारा किया गया कार्य पूरी फर्म उसके लिए जिम्मेवार ठहराई जाएगी। फिर बोला कैरिंग होने बिजनेस, जैसे आपने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ा। फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया, उनके बीच एक बिजनेस जरूर होगा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर यहां से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लें तो कौन कौन सी आ गई? एक तो पार्टनरशिप 32 एक्ट हो गया, और दूसरा उनके बीच बिजनेस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ठीक है, एग्रीमेंट होगा, म्यूचुअल एजेंसी है। तो ये हमारे सामने पॉइंट आ गए। अब हम कुछ और पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि मिनिमम मेंबर कितने होंगे। मिनिमम मेंबर की जब बात आती है तो कितने होंगे? टू होंगे, दो होंगे, दो से कम नहीं हो सकते। और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 50। 50, और ये 50 वैसे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया, ये मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के में, कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के अंदर ये बताया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, while the partnership act it does itself does not specify maximum नंबर कितने होंगे नहीं बताया, लेकिन कंपनी एक्ट में बता दिया गया कि 50 एक लिमिट है, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 50 होंगे। तो मिनिमम टू, मैक्सिमम टू। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास दो पॉइंट आ गए, टू ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हमारे लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात जब आती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ और रूल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब और क्या है फीचर इसके अंदर? एक तो पहला फीचर तो आपको बता ही दिया गया, यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया है, एग्रीमेंट होगा, ये भी डिस्कस हो गया। कंपनी एक बिजनेस भी करेगी फर्म, उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होगा, ये भी हो गया। प्रॉफिट को बांटा भी जाएगा,
डिमांड भी हो चुका, म्यूचुअल एजेंसी भी हमने डिस्कस कर लिया ऊपर एग्रीमेंट के अंदर। फिर आया अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये डिस्कस नहीं हुआ। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या है कि पार्टनर जो है उनकी लायबिलिटी असीमित होगी। असीमित का मीनिंग क्या होता है, जैसे ए बी सी थ्री पार्टनर आप एग्जांपल ले रहे हैं, एक ने 5 लाख रुपए लगा दिया और दूसरे ने 3 लाख रुपए लगा दिया और तीसरे ने 2 लाख रुपए लगा दिया। देखो उनके आपस में डिसाइड हुआ, उन्होंने पैसा लगा लिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फर्म को मान लो लॉस हो जाए तो इनकी प्राइवेट एसेट्स भी हमें यूज करनी होगी। अगर फर्म को फ्यूचर में लॉस हो जाता है तो इन तीनों की जो प्राइवेट एसेट्स होगी वो भी बिजनेस में यूज की जा सकती है। तभी तो लिखा है देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू सेटल द फर्म डेट्स। अगर फर्म के पास फ्यूचर में सफिशिएंट अमाउंट नहीं रह जाती, इनसफिशिएंट अमाउंट होती है, लोन पेमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग ये हो जाता है। हाँ जी, 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट बताता है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टूडेंट हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था सेपरेट एंटिटी, जिसमें हम बात करते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल पते की है ये कि सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस और बिजनेसमैन, वो ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि उनका आपस में वैसे तो बिजनेस हिसाब से देखा जाए तो सेपरेट है, लेकिन लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, फर्म्स की लायबिलिटी है जो, और आल्सो द पार्टनर्स लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी पार्टनर की लायबिलिटी मानी जाती है। हमने ऊपर अभी पॉइंट अनलिमिटेड में डिस्कस किया है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सेपरेट नहीं होते, फर्म और पार्टनर एक ही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप अगर आप करते हो तो मैंडेटरी नहीं है कि आप उसे रजिस्टर करवाओ। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज से आप बचना चाहते हो, आप फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, फ्यूचर में डिस्प्यूट होते हैं, उस चीज से बचना चाहते हो, तो कानून आपकी मदद कैसे करता है, आपको कहता है कि आप आपका, तभी तो कहते हैं इट इज एडवाइजेबल कि आप लीगल बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंडेटरी नहीं है, कानून की तरफ से ये नहीं कहा कि करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। अब बंद कैसे हो सकती है, आपस में उन्होंने समझौता कर लिया कि पार्टनरशिप बंद करनी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी। अब ये पॉइंट में कब होता है कि मान लो दो ही पार्टनर है, एक की डेथ हो गई या एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा ना ऑटोमेटिकली। अब है रिलेशनशिप ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है कि बिजनेस जो पार्टनर करते हैं उनके बीच एक ट्रांसपेरेंसी वाला माहौल होना चाहिए, गुड फेथ से बिजनेस करेंगे, सभी मैटर जो होंगे वो गुड फेथ से किए जाएंगे। तो अगर मैं बेसिकली कहूं, इन पॉइंटों से आपके पास क्या सामने आया, एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, और ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया है, टू और मोर पर्सन है। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है। क्वेश्चन आ जाता है, डज ए माइनर बिकम ए पार्टनर, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है। आप क्लियर कट कह दो कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो केवल बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बन पाएगा, ठीक है ना। अब पार्टनर बनता क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टनर में एक कैपेसिटी होनी चाहिए जो पार्टनर बनना चाहता है, लीगल कैपेसिटी नहीं है उसकी। माइनर की एज कितनी, 18 साल से कम। 18 साल से जो कम है वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, उसमें कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप करने की पावर ही नहीं है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, हाँ एक्ट में ये बात कही है, एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि उसे बेनिफिट के लिए आप पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हो, अदरवाइज वो भी क्या है, सभी पार्टनर की सहमति होने पर, ठीक है, तो उसके कुछ राइट मिल जाएंगे, ठीक है ना, फर्म को, फर्म के जो भी प्रॉफिट है उसमें से हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, फर्म की बुक्स देखने अधिकार हो जाता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी लिमिटेड बनी रह जाती है, पर्सनल लायबल नहीं होता वो, ठीक है, अगर उसने कोई काम किया है उसके लिए वो जिम्मेदार होता है, वैसे नहीं है, उसको अपन लॉस नहीं दे सकते,
ठीक है ना, उसे लॉस नहीं देना क्योंकि उसके अंदर कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। और सेकंड, माइनर कैन नॉट sue द पार्टनर फॉर एन अकाउंट एंड पेमेंट अनलेस दे आर लीविंग द फर्म। ठीक है ना, माइनर कांट पार्टनर के ऊपर कोई केस ही नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप सिंपल से आपके, अगर आप अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ आप सिंपल सी बात ये रखना कि वो पार्टनर नहीं बन सकता। बाकी पॉइंट आपके लिए, आप सिंपल एक लास्ट वाला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर वो 18 साल से ऊपर हो गया, उसकी एज होगी, तो उसे विद इन 6 मंथ डिसाइड करना पड़ेगा कि वो वेदर टू बिकम ए फुल पार्टनर और नॉट, वो बनना चाहता है या नहीं चाहता। इफ ही इफ दे डोंट कम्युनिकेट देयर डिसीजन, अगर पार्टनर जो माइनर है वो अपनी डिसीजन देता नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर माना, अब उसने मान लिया। 18 साल के बाद उसे कम्युनिकेट करना है, अगर उसने कम्युनिकेट नहीं किया तो वो पार्टनर माना जाएगा। 6 महीने का उसके पास टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एक लीगल पॉइंट हमारे पास आएगा, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? बेसिकली पार्टनर ने आपस में जो एग्रीमेंट किया है, उसके क्या रूल रेगुलेशन उन्होंने तैयार किए, जो कंडीशंस उन्होंने आपस में सहमत हुए हैं, उसे अपन डीड या एग्रीमेंट बोलते हैं। इट इज ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर डिफाइनिंग देयर ड्यूटीज राइट। उनके क्या ड्यूटीज बनती है, ऑब्लिगेशन बनते हैं, उनको डिसाइड किया जाता है। इनको हमने ये अलग अलग हेडिंग में डिफाइन किया गया। पहला पॉइंट आता है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या आ गया? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, नेम ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनकी पूरी फर्म की बात आ रही है, फर्म का काम क्या है, बिजनेस क्या होगा, एड्रेस कहाँ है, पार्टनर कौन कौन है, ये बात आ गई। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि पार्टनर कितने कितने पैसे लगाएंगे, उनका रेशियो क्या होगा, अगर पार्टनर ने जो कैपिटल दी हुई है उस पर ब्याज कितना मिलेगा, ये डिसाइड करेंगे, दे डिसाइड। एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, हर एक पार्टनर को अधिकार है, वो मैनेजमेंट में कंट्रोल कर सकता है, अपनी रोल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी अथॉरिटी है उसके पास। ठीक है, तो ये बातें हमारे पास अंडरस्टूड होगी, हमारे लिए हमने गेन करनी है। इसके बाद है रेमुनरेशन एंड ड्राइंग। क्या पार्टनर को रेमुनरेशन देनी है या कमीशन देना है, ड्राइंग की कितनी लिमिट है, एडवांस कितना लिया जा सकता है, ये डिसाइड किया जाएगा। फिर आता है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। अगर पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कोई छोड़ना चाहता है, कोई जाना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, उसका तरीका क्या होगा। फर्म को बंद करना है, डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है फर्म को बंद करना। कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेस आ जाती है तो पार्टनरशिप को कैसे बंद करें, ये डिसाइड पहले ही रूल रेगुलेशन बना लिए जाएंगे। ठीक है ना, अकाउंट्स को कैसे सेटल करना, उसका तरीका क्या होगा। डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर में, उसे कैसे सोल्व करेंगे। कुछ और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे गवर्न किया जा सकता है बिजनेस को, ये चीजें आ जाती है। तो सिंपल आप कह सकते हो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रूल रेगुलेशन है, क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव डीड में ये बात होती है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। फ्यूचर में पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहता है, लीगल फ्रेमवर्क हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को कैसे मेंटेन करना है। तो ये बात साफ तौर पे कही है कि एक पार्टनरशिप डीड का ड्राफ्ट बना लेना चाहिए, ताकि जब जरूरत हो किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं किया तो ये प्रैक्टिकल में बहुत आने जरूरी काम आने वाली अपने पास एक अपन टर्म कह सकते हैं। अगर डीड नहीं हुआ तो क्या होगा? तब आएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहता है डीड नहीं किया ना अपने पार्टनरशिप ने, पार्टनर्स ने आपस में डीड नहीं किया तो एक्ट लागू हो जाएगा। एक्ट में कुछ बातें क्लियर कट दे रखी हैं, रूल्स एप्लीकेबल कौन कौन से हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहता है कि एक तो इक्वल प्रॉफिट होएगा, सबका क्या होगा? इक्वल रेशियो। जितने पार्टनर है ए बी सी, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, चाहे पैसा कितना लगाया हुआ है, ए ने ज्यादा लगाया, बी ने कम लगाया, सी ने और कम लगाया, डी ने और कम लगाया, हम अगर अलग अलग, ए कहता मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी कहता मुझे मिलना चाहिए, तो भाई सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने डीड ही नहीं किया।
आमतौर पे जितने भी झगड़े यही होते हैं, पहले तो अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बिजनेस स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और बाद में जब प्रॉफिट बांटने की समस्या आती है तब पूछा जाता है, हाँ डीड तो किया नहीं है। फिर वो डिमांड करते हैं, मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरा रेशियो ज्यादा होना चाहिए। नहीं हो सकता, पहले डिसाइड करना था। जब डिसाइड नहीं किया तो क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है, उसमें बताया गया इक्वल होगा। फिर आता है कि मान लो कैपिटल सभी ने अलग अलग लगाई है, इसने 5 लाख लगा दी, इसने 4 लाख लगा दी, इसने 2 लाख लगा दी, 3 लाख लगा दी, इसने 2 लाख लगाई है। तो ये तो कहेगा मुझे ब्याज मिलना चाहिए। जब पार्टनरशिप में आपस में डीड ही नहीं हुआ तो नो इंटरेस्ट, जितना मर्जी मांगते रहो ब्याज नहीं दिया गया। पार्टनर्स को रेमुनरेशन की बात आती है, वो भी नहीं मिलेगी। मान लो कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है, दूसरा काम नहीं करता, तो जो ज्यादा काम करता है पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे कहता है मुझे सैलरी दी जाए, नहीं सैलरी देते। कहते हैं कि पहले डिसाइड करना था। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है, तब क्या होगा, तब ये बात आती है कि 6% पर एनम के हिसाब से अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, मान लो जैसे अभी बात आती है सी पार्टनर है, उसने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, की कितना ब्याज होगा, बाद में ए सी कहता है मुझे तो 15% हिसाब से ब्याज दिया जाए, और फर्म कहती है नहीं नहीं 3% देंगे, बाकी तीनों मिलके ये कह देते हैं। तो भाई ना तो 15 ना 3, तो क्या होगा, केवल और केवल 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर तो मैंने 15 पर एनम भी नहीं लिखा। इन बातों को ध्यान नहीं देना, आपने ये ध्यान देना है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, नो डीड। अगर कोई डीड नहीं हुआ तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को लोन पर ब्याज मिलेगा। फिर डिसीजन कैसे होगा, डिसीजन सारे मेजोरिटी पे होते हैं नॉर्मली। हाँ कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती है, जैसे कोई नया पार्टनर को एडमिट करना है, कोई रिटायरमेंट हो रही है, तो फिर मेजोरिटी की बात नहीं आती, सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आप देखोगे राइट टू पार्टनर, सभी के सेम राइट है। ठीक है, फर्म को अकाउंट चेक किए जा सकते हैं, सभी को अपनी ओपिनियन देने का राइट है। डिसोल्यूशन बता ही दिया था आपको पहले भी, वही पॉइंट आएगा। तो आपने यहाँ पर समझा कि अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, आप सिंपल एक ही लाइन लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड शो लॉस जो होगा वो इक्वल होगा, और किसी प्रकार की डिमांड नहीं की जा सकती, नो इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट, ना तो ड्राइंग पे ना कैपिटल पे, नो सैलरी, नो कमीशन। तो क्या होगा, पार्टनर का पार्टनर्स लोन अगर है तो वो 6% पर एनम, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम बहुत ही नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी +2 के अंदर भी डिस्कस करते हैं, हम सीए फाउंडेशन के अंदर भी देखते हैं, और हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। स्टूडेंट से जब पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट which is maintained, which is prepared, or you can say which is made for allocation of profit among the partner। प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जा रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ आएगा भाई, अगर डीड है तो डीड के अनुसार जो भी उसको अपने सैलरी देनी है, ड्राइंग पे ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सारा आएगा। अगर डीड नहीं है, साइलेंट है, इन दैट केस एक्ट अप्लाई हो जाएगा, अभी अपने पढ़ा ही है ऊपर 5 पॉइंट जो है। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है ताकि प्रॉफिट को या लॉस को पार्टनर के बीच बांटा जा सके। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट बनाया जाता है, एक्सटेंशन है उसका। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी है, कमीशन है।
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपको पता है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर तो, ठीक है ना, उसमें तो डेबिट आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे अगर सैलरी दी गई है पार्टनर को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, कमीशन दिया गया है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया। अब इसके बाद जो रेशियो होगा वो बांट देंगे उस रेशियो में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी जो डीड की बात की थी उसके एब्सेंस में ये पॉइंट आ गए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा, ये ध्यान रखना आप, किसी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ना लिया जाएगा। प्रॉफिट को सैलरी, अगर पार्टनर को ना तो सैलरी मिलती है ना रेम्युनरेशन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो 6% पर annum डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, देखो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, इसकी एंट्री ये पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये करते हैं, 1 लाख की ये एंट्री हो जाती है। जैसे ये 1 लाख पड़ा है तो आप देखोगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो रहा है ना तो हमने क्रेडिट में डाल दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है, खर्चे में डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है तो इनकम में डाल दिया। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस लिख दिए। अब क्या करोगे, ये 1,03,000 हो गया, 1,03,000 में से ये आप 42,000 लेस कर दोगे, 42 बन गया ना, 15, 30 और 42, 1,03,000 में से आप 42,000 पे लेस कर दो तो आपका देखो कितना आ जाता है, 61,000 आ गया। उसे आप 3 में बांट दोगे, बात खत्म, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मेट की बात की गई है। हाँ, अगर उसने लोन दिया होता तो पहले हम 1 लाख में से जो इंटरेस्ट बनता पार्टनर का वो लेस करके फिर यहाँ पर लिखते, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ रूल समझा दिए जाएंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल हैं, जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकलवाता है अपने निजी खर्चों के लिए, अपने पर्सनल वर्क के लिए पैसा निकलवाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो फर्म क्या करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है वैसे ही फर्म इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग लगा सकती है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये है। अब क्या होगा, ड्राइंग की अमाउंट कितनी, आपको पता है इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट के हिसाब से लगता है, टाइम के हिसाब से लगता है। अगर उसने ड्राइंग हर एक मंथ में, एवरी मंथ ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, स्टार्टिंग में की हुई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6.5 महीने का लगेगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे उसने 1 जनवरी को ड्राइंग किया, फिर 1 फेब को किया, ऐसे ही 1 दिसंबर को किया, ये 12 महीने ऐसे चलता, तो पहले बार 12 महीने का 12 मंथ का, दूसरे पर 11th मंथ का, ऐसे कम होते होते 1 मंथ पे आ जाता है। तो ये 12 और 1 की एवरेज ही हमने क्या कर दी, 6.5 बना दी, क्योंकि ये हर बार कम होता जा रहा है, लास्ट में 1 के रह गया। तो हमने 12+1 का फॉर्मूला लगा के ये 6.5 मंथ का हमने इंटरेस्ट लगा दिया। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या कुछ चाहिए होता है, अमाउंट चाहिए होती है, कितना आपने अमाउंट विड्रॉ की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही होगा, और एक टाइम का पता होना चाहिए। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, टाइम आपने बता ही दिया। तो भाई अमाउंट कौन सी होती है, अगर जैसे उसने पर मंथ इक्वल अमाउंट की है, ये बात ध्यान रखना, हर मंथ की बात आ रही है। जैसे उसने 2000 जनवरी में, 2000 फरवरी में, 2000 मार्च के, ऐसे सो ऑन दिसंबर तक उसने ऐसा किया, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 24,000 होगी, और 6 मंथ का 6.5 का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लो 10% है, 10 लगा देंगे, बात खत्म, ठीक है। अगर एंड ऑफ मंथ है तो 5.5 महीने का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप पहले बार 31 जनवरी को, ठीक है, फिर 28 या 29 फेब को, ऐसे ही लास्ट में 31 दिसंबर आ जाती है, तो एक एक महीना कम हो गया, पहली बार 11, फिर 10, ऐसे लास्ट में 0 आ गया, तो आपका 11.5 का एवरेज 5.5 हो गया,
ठीक है ना। टोटल ड्राइंग जो होगी, इंटरेस्ट रेट हो गया 5.5, ये आप निकाल दोगे। अगर मिडिल में है, ठीक है ना, तो मिडिल में ये 5.5 नहीं 6 आ जाएगा। ठीक है, ये करना है आपको। अब ऐसे ही आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, आपने अभी अपन ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आपने ड्राइंग किया फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट का मीनिंग है कि आपने सेम अमाउंट, जैसे 2000 है, हर मंथ, ईच मंथ आप विदड्रॉ कर रहे हो, तो साल की कितनी होगी, 24,000 होगी ना। तो 21st डे एवरी मंथ है, फर्स्ट डे एवरी मंथ 6.5 हो गया, बस ये करना है। ठीक है ना, और इनटू रेट डिवाइड जो भी होगा वो कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही उसने बोला 15th मिडल में आ गया, मिडल में आपको पता ही है 6 महीने का लगेगा, और लास्ट डे में आपको 5.5 का लग गया, क्योंकि लास्ट में आपको बताया था अभी मैंने। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर एंड है तो 5.5 का लगेगा, अगर मिडल है तो 6 महीने का लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर कट हो रही है। एक पॉइंट जो ऊपर क्वार्टर की बात करती है हमने, क्वार्टर में क्या होता है कि हर 3 महीने के बाद आप ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर आप फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो आप क्या करोगे, 12+3 ऐड करते हो, 15 हो गया, उसकी एवरेज 7.5 आ गई, तो 7.5 महीने का आप इंटरेस्ट लगा दोगे। अगर लास्ट डे है तो 12 - 3 करके लेस कर दो, तो 9, तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट आप लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया, जो बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया आपकी ये। अब पूछा जाता है कि सैक्रिफाई रेशियो क्या है। सैक्रिफाई रेशियो देखो, पार्टनरशिप में मैं आपको यहाँ पर आज इतना ही करेंगे हम। सैक्रिफाई रेशियो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है, जैसे आप बात करें कि 2 पार्टनर है ए एंड बी, एक सी पार्टनर और आना चाहता है, तो इनके हिस्से में कमी आ जाएगी। मान लो ये पहले इक्वल प्रॉफिट बांट रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल का मीनिंग क्या हो गया, 50 पैसे ये 50 पैसे ये, यही हुआ। ये कहता, सी कहता मुझे भी पार्टनर बना दो, तो इनके हिस्से में कमी आएगी ना। ठीक है ना, मान लो 1 रुपया था पहले, 1 रुपये को 50 पैसे बांट रहे थे, अब ये आ जाएगा, उसको भी अपन इक्वल शामिल कर लिया, तो क्या आ जाएगा, रुपए के 0.33 ये आ गया ना। तो इनके हिस्से में जो कमी आई है वो क्या है, सेक्रीफाई है। उसे कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड ज्यादा होता है। ठीक है, जिस रेशियो में कमी हुई है वो आप शो कर देते हो, सेक्रीफाई में का यही हो जाता है। ओल्ड रेशियो क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर था थे, जब नया पार्टनर नहीं आया तो उनका रेशियो क्या है, जब नया पार्टनर आ जाता है तब रेशियो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात आती है, जो सेक्रीफाई रेशियो में इसलिए जरूरी हो जाता है, जब कोई पार्टनर सेक्रीफाई करता है तो उसकी हिस्से में कमी आ रही है, तो जिससे जितनी कमी आ रही है उतने रूप में वो गुडविल लेगा नए पार्टनर से। जो भी गुडविल नया पार्टनर लेगा, वो हम उस रेशियो, उसको कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाई रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे जिन्होंने सेक्रीफाई किया हुआ है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।